So now let's study the strategies under NACP. So first strategy is ICTC, that is Integrated Counseling and Testing Centers. तो इसमें हम टेस्ट भी करते हैं और फिर जो पेशेंट HIV पॉजिटिव आते हैं तो उनको काउंसिल भी करते हैं कि उनको आगे कैसे प्रोसेस करना है। तो एक्चुअली ये 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है स्टैंड अलोन, एक होता है फैसिलिटी इंटीग्रेटेड, एक होता है मोबाइल। ठीक है, मैं इनको आसानी से समझाता हूँ। एक स्टैंड अलोन, सबसे पहले देखो तीन, हमें जो भी प्रोग्राम होता है वो 3 एरिया को हम टारगेट करते हैं: रूरल एरिया, अर्बन एरिया, सेमी अर्बन एरिया। तो रूरल एरिया की बात कर अर्बन एरिया की बात करते हैं। तो अर्बन एरिया में people are aware that HIV is a disease and they know it is very drastic disease and it spread from unsafe sex। तो मान लो किसी ने किसी को पता चला कि उसके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर है, तो वो इतना एजुकेटेड है कि वो कहीं मतलब एक क्लिनिक पे जाके अपना HIV टेस्ट करा सके। तो हमने वहाँ पे स्टैंड अलोन क्लिनिक बना दिए कि वो क्लिनिक खड़े हैं, मतलब स्टैंड अलोन, वी आर स्टैंडिंग हियर, यू कम एंड गेट टेस्टेड। तो ये किस में होगा? ऑब्वियसली अर्बन अर्बन पॉपुलेशन में होगा, क्योंकि वहाँ पे लोग जानते हैं। अब फैसिलिटी इंटीग्रेटेड नाम में समझ आ रहा है, वी इंटीग्रेटेड विद अनदर फैसिलिटी, मीन्स पीपल आर कमिंग फॉर अनदर चेकअप एंड वी आर टेस्टिंग फॉर HIV ऑल्सो। कब करेंगे? जब लोगों को पता नहीं होगा। पता कब नहीं होगा? जब वो रूरल एरिया में होंगे। रूरल एरिया में मैक्सिमम पता थोड़ी होता है। और मोबाइल मतलब जा जाके हमें टेस्ट करना है, तो जनरली कम्युनिटी लेवल पे होता है। तो सेमी अर्बन लिख देते हैं हम यहाँ पे, सेमी अर्बन, और आगे देखोगे आप, ये कम्युनिटी लेवल पे होता है। ठीक है, तो ICTCs का ये इन्होंने एक स्ट्रेटेजी इंट्रोड्यूस की। दूसरा होता है HIV TB कोऑर्डिनेशन। इन्होंने HIV और TB को कोऑर्डिनेट किया। मतलब कि वो ये कहते हैं बाय डायरेक्शनल स्क्रीनिंग करो। बाय डायरेक्शनल स्क्रीनिंग मतलब any patient coming for TB should be screened for HIV and any patient coming for HIV should be screened for TB। ठीक है, तो ये दोनों करते हैं। पर एक्चुअली इस चीज को याद रखो, मैं इसमें यहाँ पे बता देता हूँ कि HIV प्लस TB है अगर किसी पेशेंट को, तो उसको कैसे ट्रीट करेंगे। तो उस केसेस में हम पहले ATT स्टार्ट करते हैं। आफ्टर 2 weeks we start with antiretroviral therapy, that is वाई मतलब क्यों स्टार्ट करते हैं? बिकॉज टू प्रिवेंट, वी वांट टू प्रिवेंट आयरिस इज इम्यून रिकॉन्स्टिट्यूशन इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम। रिकॉन्स्टिट्यूशन इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम मतलब कि हुआ क्या? मान लो आपने ART पहले दे दिया। ART एक्चुअली पेशेंट की CD4 काउंट कम था और उसको ATT इन्फेक्शन हो गया, मतलब सॉरी ATT का ट्यूबर क्लोसिस हो गया। ठीक है, तो अब आपने ART स्टार्ट कर दिया, उसका CD4 काउंट बढ़ेगा। CD4 काउंट बढ़ेगा तो अब सेल्स एकदम से बढ़ेंगी, एकदम से बढ़ेंगी तो वो देखेंगे अरे 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 टीबी बैच रहा है, टीबी बैच रहा है, सबको मारो। तो सबको मारने के चक्कर में वो बॉडी की उसको मारने लगेंगी, एग्जैजरेटेड ह्यूमन रिस्पॉन्स हो जाएगा, और जिसकी वजह से वो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है पेशेंट के लिए। तो इसलिए हम क्या करते हैं, पहले टीबी का लोड किसी भी डिजीज के लिए, नॉट फॉर टीबी, किसी भी डिजीज का लोड कम करेंगे, फिर ART हम अंदर से पुशिंग कर देते हैं कि अब स्टार्ट करो, ताकि अब CD4 काउंट बढ़ जाए और लोड इतना नहीं है। अब इसका मतलब समझो, आयरिस इम्यून रिकॉन्स्टिट्यूशन इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम। इम्यून रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब आपने अगर ART पहले दे दिया तो इम्यूनिटी रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाएगी, मतलब CD4 काउंट बढ़ने लगेगा। और इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम, इतना सीवियर इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन रिस्पॉन्स हो जाएगा कि वो बॉडी के ऑर्गन्स को डैमेज करने लगेगा। इसलिए इम्यून रिकॉन्स्टिट्यूशन इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम। ठीक है, आयरिस प्रिवेंट करने के लिए हम 2 weeks के बाद स्टार्ट करते हैं। और फिर ये एक स्ट्रैटेजी हो गई। और फिर अगली स्ट्रैटेजी क्या आती है इसमें? सुरक्षा क्लिनिक्स। सुरक्षा क्लिनिक्स सुरक्षा क्लिनिक्स हमने पढ़ा था, टारगेट्स पे भी आता है। फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ STI एंड RTI होता है, एंड फॉर प्रॉपर ट्रीटमेंट फॉर STI एंड RTI। तो इसमें हम क्या करते हैं, सिंड्रोमिक अप्रोच होती है, सिंड्रोमिक अप्रोच। 7 कलर किट्स होती हैं, 7 कलर किट्स, जो कि अलग अलग चीजों के लिए दी जाती हैं। तो अलग अलग चीजें हमें जाननी है और एक्चुअली आपको याद करना है। 1 2, मतलब इसको हम ऐसे देखते हैं, रुको, ये है। तो यहाँ लिखते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब 1 का कलर क्या है?
वन का कलर इज ग्रे, मैं सबके कलर लिख देता हूँ, ग्रे, ग्रीन, सॉरी, वाइट, ब्लू, रेड, वाइट, ब्लू, रेड, येलो एंड ब्लैक। ये इस कलर है, आपको याद ही करने पड़ेंगे। तो एक्चुअली देखो, सबसे पहले हम क्या सोचते हैं वन में, हमने सारे डिस्चार्जेस के बारे में सोचा। डिस्चार्जेस मीन्स हमने बोला सर्वाइकल डिस्चार्ज ले लो, ठीक है। हमने बोला एनोरेक्टल डिस्चार्ज ले लो, ठीक है, दो डिस्चार्ज हो गए। फिर हमने बोला कि यूरेथ्रल डिस्चार्ज भी हो सकता है, तो यूरेथ्रल डिस्चार्ज ले लो। और फिर लोगों ने बोला अरे थोड़ा सा इसमें एक और चीज ऐड कर दो, दैट इज पेनफुल स्क्रॉटल स्वेलिंग, ठीक है, ये चीज इसमें ऐड हो गई। तो ये डिस्चार्ज से रिलेटेड था। ग्रीन हमने बोला इसको हम अलग से करते हैं, दैट इज वेजाइनल डिस्चार्ज, ठीक है। फिर हमने सोचा कि यार हम बहुत डिस्चार्ज डिस्चार्ज में ही खेल रहे हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हम क्या करते हैं, अल्सर्स भी तो होते हैं जेनिटल रीजन में, तो हम सबसे पहले टारगेट करेंगे नॉन हर्पेटिक जेनिटल अल्सर, दैट इज नॉन हर्पेटिक, हर्पेटिक सॉरी हर्पेटिक जेनिटल अल्सर। फिर उन्होंने बोला अरे यार अगर इसको टारगेट कर रहे हो तो एक्चुअली इसमें हम पेनिसिलिन देते हैं, क्या कहते हैं, बेंजाथाइन पेनिसिलिन। तो अब वो बोलते हैं कि अगर किसी को पेनिसिलिन इंजरी हुई तो हमने एक और किट निकाली, दैट इज NHGU, नॉन हर्पेटिक जेनेटिक अल्सर, मतलब फॉर नॉन हर्पेटिक जेनेटिक अल्सर फॉर पेशेंट्स हु आर पेनिसिलिन एलर्जिक, ठीक है। फिर वो बोले अरे यार ठीक है, अब बहुत नॉन हर्पेटिक खेल लिया, अब हर्पेटिक जेनेटल अल्सर की बात कर लेते हैं, हर्पेटिक जेनेटल अल्सर, ठीक है। अब हमने सोचा कि यार हमने कितना सारा बात कर लिया जेनाइटल एरिया के बारे में, थोड़ा ब्रॉडर व्यू तो करो अपना, हम ये तो चाहते हैं हमेशा हमारा व्यू ब्रॉडर होना चाहिए लाइफ में। तो हमने थोड़ा व्यू ब्रॉडर किया और हमने इसके अंदर क्या लिया, लोअर एब्डोमिनल पेन, लोअर एब्डोमिनल पेन जेनाइटल एरिया से थोड़ा बाहर है ना, और पेल्विक पेल्विस में आ गए, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, ओह सॉरी, पेल्विक इन्फेक्शियस डिजीज, डिजीज, ठीक है। अब ब्लैक क्या है, इंग्वाइनल ब्यूगो। अब इनके अंदर सिंपल था, मैंने आपको बताया, सबसे पहले हम डिस्चार्जेस के बारे में सोच रहे थे, फिर हमने वेजाइनल डिस्चार्ज को सबसे अलग कर दिया। फिर हमने अल्सर्स के बारे में सोचा, नॉन हर्पेटिक जेनेटल अल्सर, फिर हमने सोचा जो पेनिसिलिन एलर्जी का उनको भी दे देते हैं। फिर हमने हर्पेटिक जेनेटल अल्सर के बारे में सोचा, फिर हमने बोला अपना व्यू ब्रॉडर करते हैं, लोअर एब्डोमिनल पेन और पेल्विक इन्फेक्शियस डिजीज, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, सॉरी यार, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, ठीक है। अब इनमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या होते हैं ये भी आपको याद करने में समझ सकता हूँ, बहुत बुरा चीज़ है लेकिन याद करना पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है, एजिथ्रोमाइसिन, मैं ऊपर लिख देता हूँ, एजिथ्रोमाइसिन जहाँ भी होगी उसको मैं ए लिखूंगा, और उसकी डोज क्या होगी, 1 ग्राम। तो इसमें ए होगा एजिथ्रोमाइसिन प्लस सेफिक्सिम, सेफिक्सिम दैट इज 400 mg, ठीक है। टू में क्या होगा, सोकनिडाजोल एंड फ्लूकोनाजोल, सोकनिडाजोल प्लस फ्लूकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, और सोकनिडाजोल कितना होगा, 2 ग्राम होगा। अब थ्री में क्या होगा, थ्री में होगा मैंने बोला था थ्री नॉन हेपेटिक जेनेटल अल्सर के लिए होता, पेनिसिलिन होगा उसमें, तो बेंजाथाइन पेनिसिलिन, बेंजाथाइन पेनिसिलिन, ओके। और इसके साथ सिरिंज होगी लगाने के लिए, और इसके साथ एजिथ्रोमाइसिन होगा, वही 1 ग्राम। अब इसमें क्या हमने बोला था कि पेनिसिलिन एलर्जी के लिए देंगे, तो हम इसमें पेनिसिलिन नहीं होगा, इसमें डॉक्सीसाइक्लिन होता है, डॉक्सीसाइक्लिन होता है एंड एजिथ्रोमाइसिन होता है। फिर फिफ्थ में आ जाता है जो टिक हर्पेटिक के लिए, हर्पेटिक एक वायरल डिजीज है, तो फिर उसके लिए क्या देना होगा, हमें एंटीवायरल देना होगा, तो ए साइक्लोविर होगा, दैट इज 400 mg 21 डेज, 400 mg 21 डेज, ठीक है। सॉरी ये जगह कम पड़ गई है। फिर सिक्स के लिए हम देंगे, सिक्स के लिए क्या होगा, सेफिक्सिम, सेफिक्सिम, मेट्रोनिडाजोल एंड तीसरा क्या है आपका, डॉक्सीसाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन, ठीक है। सेफिक्सिम कितना, 400 mg, metronidazole is 400 mg for 28 days and doxycycline is 500 mg 28 days 28 कैप्सूल्स, मतलब एक कैप्सूल रोज लेगा वो। सेवेंथ में क्या है, सेवेंथ में हम देते हैं आपका डॉक्सीसाइक्लिन प्लस एजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन वही आपका 100 mg, ठीक है।
थोड़ा जगह कम थी, पर ठीक है, मैंने आपको समझा दिया अच्छे से और आपको समझ भी आया होगा, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, फिर अब अगला जो आ जाता है हमारा स्ट्रैटेजी, दैट इज HIV सीरो सर्विलेंस। सीरो सर्विलेंस, ठीक है। तो इसमें एक्चुअली हम क्या करते हैं, हम सर्विलेंस करते हैं और फिर देखते हैं कि कितने लोग, कितने ग्रुप्स, ये सब हैं, और फिर वो कैसे ट्रांसमिट हो रहा है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे ट्रांसमिट होता है। ठीक है, तो सीरो सर्विलेंस में हम एक ये ऐसे बनाते हैं, रुको। ये होता है HIV केसेस, इसके बाहर होती है हाई रिस्क पॉपुलेशन। ठीक है, फिर इसके भी बाहर होता है ब्रिजिंग पॉपुलेशन, फिर इसके भी बाहर होता है नॉर्मल पॉपुलेशन, जिसको हम प्रेग्नेंट फीमेल्स लेते हैं। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपको याद रखना है, नॉर्मल पॉपुलेशन में प्रेग्नेंट फीमेल होता है। नॉर्मल पॉपुलेशन में इस प्रेग्नेंट फीमेल, फिर कहीं उसके बाद और राउंड में और नॉर्मल लोग आएंगे। ठीक है, ये क्या होता है, ब्रिजिंग पॉपुलेशन, ब्रिज पॉपुलेशन। तो आप सोच रहे होंगे ये क्या है इतना बड़ा, ये ना समझ ही नहीं आ रहा, मैं समझाऊंगा ना। ठीक है, और ये क्या है, हाई रिस्क ग्रुप, हाई रिस्क ग्रुप्स। और ये क्या है, HIV पॉजिटिव। तो देखो, पहले हम ये जानेंगे कि हाई रिस्क ग्रुप कौन होते हैं और ब्रिजिंग पॉपुलेशन कौन होते हैं। हाई रिस्क ग्रुप, इसमें लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है। ब्रिजिंग पॉपुलेशन कौन होता है, ब्रिजिंग पॉपुलेशन, तो ये लोगों को काफी कंफ्यूजन होता है। हाई रिस्क ग्रुप्स में क्या क्या आते हैं आपका, फीमेल सेक्स वर्कर, मेल हैविंग सेक्स विद मेल, एंड IV ड्रग एब्यूजर्स, ठीक है, एंड ट्रांसजेंडर्स, एंड हाँ, बस ये चार लोग होते हैं, दैट इज फीमेल सेक्स वर्कर, मेल हैविंग सेक्स विद मेल, IV ड्रग एब्यूजर्स एंड ट्रांसजेंडर्स। फिर आपका ब्रिजिंग पॉपुलेशन में क्या क्या आ जाते हैं, सिंगल मेल माइग्रेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आपको समझ आएगा। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रक ड्राइवर, दैट इज मोर देन 800 किलोमीटर पर डे। मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है ये, क्या बोलते हैं, हाई रिस्क ग्रुप्स। हाई रिस्क ग्रुप्स और ये ब्रिजिंग, ब्रिजिंग नहीं पढ़ा है, ब्रिजिंग अभी पढ़ेंगे। तो एक्चुअली देखो होता क्या है, होता ये है कि ब्रिजिंग पॉपुलेशन की डेफिनेशन ये होती है कि इट ट्रांसफर्स द इन्फेक्शन फ्रॉम वन कमर्शियल ग्रुप टू सेकेंड कमर्शियल ग्रुप, मतलब अनदर कमर्शियल ग्रुप। सो ये करते क्या है, मान लो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रक ड्राइवर है, ये थोड़ा सेक्सुअली एक्टिव होते हैं और इनको थोड़ा क्या बोलते हैं, ये एक किसी फीमेल सेक्स वर्कर के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लेते हैं। ठीक है, अब जब ये किसी फीमेल सेक्स वर्कर के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लेते हैं, फिर ये दूसरी जगह जाते हैं, तो ये दूसरी फीमेल सेक्स वर्कर के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं। तो इन्होंने एक फीमेल सेक्स वर्कर के से, मतलब एक कमर्शियल ग्रुप से उठाया और दूसरे ग्रुप में जाके दे दिया, मतलब दूसरे फीमेल सेक्स वर्कर को जाके दे दिया। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, इन्होंने फीमेल सेक्स वर्कर के साथ इन्होंने सेक्सुअल कांटेक्ट किया और फिर ये घर पे अपनी वाइफ के साथ इन्होंने सेक्सुअल कांटेक्ट किया, तो उन्होंने एक ग्रुप, दैट इज हाई रिस्क ग्रुप से नॉर्मल पॉपुलेशन में जाके इन्होंने इन्फेक्शन दे दिया, तो दे आर ब्रिजिंग पॉपुलेशन। और यही हम इनको ही टारगेट करते हैं कि हम इनको ही टारगेट करें, इनको ही कम करें। तो इनको ही हमारा मेन मोटिव है इस सर्विलेंस में टारगेट करना। और इसको जो, इसलिए इसको हम बोलते हैं सीरो सर्विलेंस। तो और हम ये क्या बोलते हैं, ब्रिजिंग पॉपुलेशन को कैसे फाइंड करते हैं, बाय सेंटिनल सर्विलेंस। तो ब्रिजिंग पॉपुलेशन आर फाउंडेड बाय सेंटिनल सर्विलेंस, सेंटिनल सर्विलेंस। ठीक है, तो इसलिए ये थोड़ा आपको समझ आया क्या, एक कमर्शियल ग्रुप से दूसरे, एक कमर्शियल ग्रुप से, सॉरी, एक कमर्शियल ग्रुप से दूसरे कमर्शियल ग्रुप में कौन ट्रांसफर कर रहे हैं, ब्रिजिंग पॉपुलेशन ट्रांसफर कर रहे हैं, और फिर उन सबका रिस्क को बढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये ऐसे होता है ब्रिजिंग पॉपुलेशन और HIV सीरो सर्वेलेंस का। HIV सीरो सर्वेलेंस आपको समझ आया। फिर इसमें हमें थोड़ी और एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी लिखने हैं, दैट इज इसका ड्यूरेशन ऑफ सर्वेलेंस, जो हम सर्वेलेंस करते हैं इसकी ड्यूरेशन क्या होती है, ड्यूरेशन ऑफ सर्विलेंस कितनी होती है, दैट इज 3 to 6 months। एंड आपका फ्रीक्वेंसी कब होती है, फ्रीक्वेंसी जो होती है दैट इज 2 to 3 ईयर, हर 2 to 3 ईयरली हम इसको करते हैं। तो इसको थोड़ा सा
से दूर रखते हैं। 2 to 3 इसको करते हैं और फिर एज ग्रुप ऑब्वियसली हम रिप्रोडक्टिवली एक्टिव एज ग्रुप में करेंगे, तो एज ग्रुप 15 to 45 ईयर में करते हैं हम ये, है ना। और टेस्टिंग प्रोटोकॉल जो होता है ये इंपॉर्टेंट है। टेस्टिंग प्रोटोकॉल जो होता है दैट इज 2 स्टेप टेस्टिंग। 2 स्टेप टेस्टिंग मीन्स, आई विल एक्सप्लेन यू। 2 स्टेप टेस्टिंग मीन्स हमने HIV टेस्ट किया, स्क्रीनिंग टेस्ट, वो या तो क्या बोलते हैं उसको, रिएक्टिव आएगा या नॉन रिएक्टिव आएगा, ठीक है। और अगर वो रिएक्टिव आया तो आप क्या, नॉन रिएक्टिव आया तो रिपोर्ट नेगेटिव है, अगर रिएक्टिव आया तो आप सेकंड टेस्ट करोगे, सेकंड टेस्ट, अब वो रिएक्टिव आएगा या वो नॉन रिएक्टिव आएगा। अगर वो रिएक्टिव आता है तो रिपोर्ट इज पॉजिटिव, अगर वो नॉन रिएक्टिव आता है तो रिपोर्ट इज नेगेटिव। ओके, और ये स्ट्रेटेजी समझ आ गई। और अदर स्ट्रेटेजीज क्या है, कॉन्डम डिस्ट्रीब्यूशन, कॉन्डम प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें क्या होता है कि हम, आपको पता है फैमिली प्लानिंग से कि हमने निरोध जो होता है वो गवर्नमेंट प्रमोट करती है, आशा वर्कर लेके आती है, और फीमेल सेक्स वर्कर को भी हम फीमेल कॉन्डम्स देते हैं। दूसरा होता है सेफ ब्लड डोनेशन प्रैक्टिसेस। सेफ ब्लड डोनेशन प्रैक्टिसेस क्यों, क्योंकि आपको मैंने बताया था ना, मोस्ट एफिशिएंट वे ऑफ ट्रांसफर इज ब्लड ट्रांसफ्यूजन, लेकिन एक्चुअली इट इज नॉट मोस्ट प्रैक्टिकल। पर अगर होने लगा तो बहुत दिक्कत है ना, तो इसलिए सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो जाता है। और फिर अगला आता है लिंक वर्कर्स। लिंक वर्कर्स क्या होता है, ये जो होते हैं, ये क्या होता है, वॉलेंटरी लोग होते हैं, वॉलेंटरी पीपल जो कि नाकों के अंडर काम करते हैं, वो बोलते हैं हमें जाना है कम्युनिटी लेवल पे, हम काम करेंगे, तो वॉलेंटरी पीपल हु वर्क फॉर नाको, ठीक है। इसके बाद लास्ट टॉपिक हमारे पास आ जाता है, दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में हमें एक ऐसे पांचट नहीं, मतलब ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। We should increase this, ठीक है। तो होता क्या है, होता क्या है कि स्टेट एंड एक ये लेवल होता है, एक ये लेवल होता है, एक ये लेवल होता है। तो स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल होता है, ये सब डिस्ट्रिक्ट लेवल होता है, सब डिस्ट्रिक्ट लेवल होता है, और विलेज लेवल होता है, ये कम्युनिटी लेवल होता है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया लिंक वर्कर कम्युनिटी में जाके काम करना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे लिंक वर्कर प्रेजेंट होंगे। लिंक, अब यहाँ पे क्या होता है, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट, उस पे ART सेंटर होता है, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी ड्रग सेंटर। तो ये इसको और इसको लिंक कौन करता है, दैट इज लिंक ART सेंटर, लिंक ART, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इन दोनों पे। और ART सेंटर के ऊपर जो होता है दैट इज ART प्लस, दैट इज प्रेजेंट इन मेडिकल कॉलेजेस, ठीक है। अब होता क्या है कि अब आपको वो भी देखना होगा कि इसमें क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पे जो होता है स्टैंड अलोन ICTs होते हैं, इधर जो होते हैं सब डिस्ट्रिक्ट और विलेज लेवल पे स्टैंड अलोन प्लस फैसिलिटी इंटीग्रेटेड, ठीक है। कम्युनिटी लेवल पे जो होता है दैट इज मोबाइल ICTCs, ठीक है। इसके बाद हम लास्ट टॉपिक पे आ जाते हैं अपने, दैट इज इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स याद करने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, एक्चुअल तरीके यही होते हैं, आप सिंपल उसको करते जाओ वो याद होता जाएगा। हम सबसे पहले इंसिडेंस की बात करते हैं किसी भी डिजीज के लिए, तो इंसिडेंस प्रेवलेंस रेशियो। दूसरा फिर हमने बोला चलो इंसिडेंस से आगे बढ़ते हैं, मोर्टेलिटी पे जाते हैं, इंसिडेंस बाय मोर्टेलिटी, इसका ये हटा देते हैं ना, रेशियो लिख रहे हैं, इंसिडेंस मोर्टेलिटी रेशियो, ठीक है। फिर तीसरा हम लिखते हैं इंसिडेंस प्रेवलेंस रेशियो, इंसिडेंस मोर्टेलिटी रेशियो। फिर हमने सोचा कि अब हम एक मतलब ग्रुप स्पेसिफिक जाते हैं, परसेंटेज
परसेंटेज ANC प्रेवलेंस एक ग्रुप में आ गए। फिर हमने बोला अब दूसरे ग्रुप में जाते हैं, परसेंटेज हाई रिस्क ग्रुप प्रेवलेंस। ठीक है, अब हम बोलते हैं तीसरे ग्रुप में जाते हैं, दैट इज एडल्ट HIV प्रेवलेंस। फिर हमने बोला लास्ट हम देखते हैं कि हम कितना कर रहे हैं, दैट इज ART कवरेज। ठीक है, तो अब होता क्या है कि इसके बेसिस पे, इन इंडिकेटर्स के बेसिस पे कई सारे स्टेट्स डिफाइन है। तो सबसे पहले आप देखो परसेंटेज ANC प्रेवलेंस, दो ऑप्शन होंगे, या तो वो मोर देन 1% होगा या वो लेस देन 1% होगा। अगर वो मोर देन 1% है तो उसको हम स्टेट A बोलते हैं, मतलब एकदम खराब स्टेट। फिर अगर वो लेस देन 1% है तो आप दूसरी चीज देखो, दैट इज हाई रिस्क ग्रुप। हाई रिस्क ग्रुप्स या तो लेस देन 5% होंगे या मोर देन 5% होंगे। तो अगर जो हाई रिस्क ग्रुप है दैट आर मोर देन 5%, तो स्टेट बी है। इसको उल्टा कर लेते हैं, एक काम करते हैं, पूरा एक तरह से ही बन जाएगा ना, मोर देन 5% लेस देन 5%, तो स्टेट बी है। लेस देन 5% है तो आप देखो हॉटस्पॉट्स है क्या, मतलब हाई रिस्क ग्रुप्स के हॉटस्पॉट लाइक रेड लाइट एरिया वगैरह होते हैं ना, तो वो है। अगर वो नॉट नोन है और वो नोन है, नोन हॉटस्पॉट्स प्रेजेंट है, तो ये स्टेट सी है और ये स्टेट बी है। स्टेट बी इज बेस्ट। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा NACP हो गया। अगली वीडियो में हम आपको रिवीजन करेंगे अच्छी तरह से। एंड थैंक यू।